नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज आप सबको व्याकरण बताऊंगा, हिंदी का व्याकरण, जो कि सभी परीक्षाओं में आप देखे होंगे कि इस सभी परीक्षाओं में व्याकरण से प्रश्न आता है। चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, अन्य परीक्षा भी हो, सभी परीक्षाओं में हिंदी से प्रश्न आते हैं। तो आप लोग वीडियो से बने रहिएगा। मैं आपको व्याकरण से बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपके सामने लेकर आया हूँ, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। चाहे अभी पीछे ही सी टेट हुआ था, यूपी टेट हुआ था, फिर आगे सी टेट आने वाला है, तो इसमें आप देखिएगा कि संधि विच्छेद से प्रश्न आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जो भी देखिए थोड़ा मन से देखिए, और मन से देखेंगे तो आपको उसका नियम, उसका फार्मूला जब याद हो जाएगा, तब आप उसको अच्छे से, आप परीक्षा में बैठते ही, परीक्षा हाल में बैठते हैं तो सारे प्रश्न हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको विस्तारित रूप से अगर आप याद करते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। और एक चीज़, जैसे कि संधियाँ होती हैं, संधि कई प्रकार के हैं, जैसे कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार में कौन सा है? एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर नहीं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये 3 संधि होती है। लेकिन ये तीनों के भी कुछ और भाग हैं, तो हम सारा चीज़ विस्तार से बताते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इससे परीक्षा में प्रश्न बहुत आता है। पूछ दिया कि ये जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि का जैसे कोई पूछ दिया कि विद्यालय, विद्यालय कौन सा संधि है, तो इसको आप किस प्रकार से समझ लेंगे कि केवल देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो आप वीडियो से बने रहिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ, जिससे कि आप कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, और जैसे कि आप लगातार उसका उत्तर निकालते रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि। संधि माने जुड़ना। इस संधि हो गया, संधि आपस में जुड़ना। जो शब्द होते हैं वो शब्द आपस में जुड़े रहते हैं, उसे संधि कहा जाता है। और जब कहा जाता है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कहते हैं कि जो शब्द आपस में समझौता के तौर पर जुड़े रहते हैं, वो आपस की समझौता को तोड़ देते हैं, तोड़ करके बीच से, शब्द के बीच से अलग हो जाते हैं, और अलग करने की क्रिया को, या काट कर अलग करने की क्रिया को हम विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद, संधि माने जुड़ना, विच्छेद माने अलग हो जाना। ये आपसी समझौते के तौर पर ये जुड़े रहते हैं, और आपस में जुड़े रहने के साथ साथ जब विच्छेद किया जाता है तो अलग हो जाते हैं। इसी को संधि विच्छेद कहते हैं। तो आइए हम आपको संधि विच्छेद के बारे में बताते हैं। इसका जो मुख्य रूप से इसका उदाहरण है, जो इसका परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। जो शब्द होते हैं, कई 2 शब्द मिल करके 3 शब्द आपस में जुड़ जाते हैं, और जोड़ने के बाद उसको तोड़ा जाता है। तोड़ करके ये देखा जाता है कि स्वर इसमें है कि नहीं है, व्यंजन है कि नहीं है, विसर्ग है कि नहीं है। इसी चीज़ पर हमको ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद का परिभाषा। संधि विच्छेद का परिभाषा क्या है? 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, जो विकार परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है, वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? जैसे कि उदाहरण है देवालय। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो एक कैसे संधि में सबसे पहले शब्द के अंतिम वर्ण, चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे है देवालय, 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 देवालय। आप देख रहे हैं ये संधि है, संधि के द्वारा आपस में मिले हुए। अब इसको हम विच्छेद करेंगे। जब इस शब्द को हम विच्छेद करेंगे तो ये टूट जाएगा, आपस का समझौता टूट जाएगा। और जब आपस का समझौता टूट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। आइए देखते हैं।
देव धन आलय। देवधन आलय। हम आपको परिभाषा में बता रहे हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। वह संधि कहलाता है। संधि में सबसे पहले, संधि में पहले शब्द के अंतिम, संधि में पहले शब्द के पहला शब्द, संधि में पहले शब्द के अंतिम, देख रहे हैं, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। दूसरे शब्द का आदि, देख रहे हैं, ये मेल होता है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि, और फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे और देव का अंतिम वर्ण, इस शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, जब दोनों का मेल होता है, दोनों का जब मेल होता है तो यही आपके संधि की परिभाषा है। तो जब देवधन आलय, देवधन आलय, अब इसको हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा देवालय। ध्यान से देखिएगा, देवधन आलय, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दोनों का जब मेल होता है तब ये संधि होता है, संधि होता है। अब इसके आगे हमको देखना है कि जैसे उदाहरण के लिए जगन्नाथ, जगन्नाथ, देखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ ये संधि है, जगन्नाथ ये संधि है और इसका, जगन्नाथ संधि है, इसका हमको विच्छेद करना है, इसको विच्छेद करना है। और विच्छेद करने के बाद देखिए कि ये शब्द कहाँ से टूट जाता है, ये शब्द कहाँ से टूट जाता है। तो जगत धन नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ, देख रहे हैं, जगन्नाथ। प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक शब्द का पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दोनों के परस्पर मेल से संधि विच्छेद, संधि होता है और संधि का विच्छेद होता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको इसके आगे हम बताएंगे कि ये संधियां कैसी होती हैं, किस प्रकार से संधियां होती हैं और इसका ध्यान रखना है। देख लीजिए कि जगन्नाथ हो गया, उदाहरण के लिए देवालय हो गया, मनोयोग हो गया, ये सब ये आपको बताने के लिए, लेकिन मेन टॉपिक अब चल रहे हैं कि इसका परिभाषा, एक एक करके परिभाषा एक एक का आप समझते चलिए और विस्तार पूर्वक समझते जाइएगा। जब विस्तार से आप समझेंगे तब आप जो संधियां हैं, इस संधि का, हर एक संधि का उसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे कि 2018 में परीक्षा में आया था, 2019 की परीक्षा में आया था, फिर सीटेट आने वाला है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट वाला 4th ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें आया था। तो संधि सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन संधि को समझने का आपको ध्यानपूर्वक आवश्यकता है। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको हमेशा काम आता रहेगा। आइए देखते हैं संधि के नियमों द्वारा, संधि के नियमों द्वारा जो संधि होता है उसका नियम होता है, संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आना। संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक। अब जैसे होता है उदाहरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो ये परीक्षार्थी संधि का विच्छेद करेंगे तो परीक्षाधन अर्थी, परीक्षाधन अर्थी, ये हो गया परीक्षार्थी। जैसे बागेश है, बागेश, आप इसका संधि विच्छेद कीजिए बागेश का तो हो जाएगा बाक, क्या आ रहा है, बाक धन ईस। और इससे आप ये भी स्पष्ट माने हो जा रहे हैं कि ये आपका कौन सा संधि है, बाक ईस, जिसे हम कहते हैं बागीस। फिर आता है अंतःकरण, जहाँ पे विसर्ग का प्रयोग हो, जहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हो, विसर्ग संधि, जहाँ पे व्यंजन का प्रयोग हो रहा है वो व्यंजन संधि, जहाँ पे स्वर का प्रयोग हो रहा है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो संधियाँ कितनी हैं, संधियाँ कितनी हैं ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं, जिससे कि आप एक क्रम से ही चलिए,
क्रम से चलेंगे तो समझ में आएगा। आइए देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं और किस प्रकार से हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। पहले वर्ण के आधार पर, संधि के पहले वर्ण के आधार पर इसको क्या करते हैं, इसे 3 भेद किए जाते हैं। अब देखिए, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देख लीजिए, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया विसर्ग, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियां हैं, 3 प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियां हैं। और इसे, इस संधि का पहला, अब एक एक समझते चलिए। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर होता है, संधि का पहला वर्ण अगर स्वर होता है, जैसे जैसे नवधन आगत, नवधन आगत। देख लीजिए, नवधन आगत, नवधन आगत, नवधन आगत। यहां पे देखिए कि ये संधि जो है, ये संधि का पहला शब्द, ये तो तोड़ने के बाद हुआ है, ये तोड़ा गया है। ये जो शब्द है नवधन आगत, ये नव आगत को तोड़ा गया है, जो कि ये क्या होना चाहिए, नवागत, 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 ये नवागत है। तो नवागत को, इसको विच्छेद किया गया तो नवधन आगत हो गया। इसमें जो पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण पे ध्यान दीजिएगा, ये नव है। और वह बोलते समय हम बार बार हमारे मुख से हम वह बोल रहे हैं, लेकिन ये आ रहा है, नव आ रहा है, तो नवधन आगत। ये तो पहले से ही स्वर इसमें विद्यमान है, तो नवधन आगत बराबर नवागत। अब इसके बाद नवागत, संधि का पहला वर्ण वह, संधि का पहला वर्ण क्या है, वह है, और अस्वर वाला है। इसमें स्वर कैसा निकल रहा है, अस्वर निकल रहा है। तो संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो, स्वर संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि, जैसे बागीस, बागीस संधि का पहला वर्ण क, बागीस। पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे कि मन, धनरथ, मनोरथ। तो इस प्रकार से संधि का पहला वर्ण न विसर्ग युक्त होता है। ये संधि के भेद हैं। अब आगे हम देखते हैं एक एक करके स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में बताएंगे कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि, स्वर संधि क्या है, यहां देख रहे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम पहले पे चल रहे हैं कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि में ध्यान देना है कि स्वर के बाद, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से, स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहा जाता है। जैसे जैसे होता है महात्मा, जैसे देख लीजिए महात्मा, महात्मा, ये है संधि, महात्मा, ये संधि है महात्मा। अब इसको आपको देखना है महात्मा, महात्मा को अगर हम विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा इसका महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। अब इसको हम विच्छेद कर दिए, महाधन आत्मा। अब आप यहाँ देखिए कि
जैसे कि स्वर संधि में कहा गया है, स्वर संधि में कहा गया है कि स्वर संधि में कहा गया है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से, तो दो स्वरों के मेल से देखिए यहाँ पे महा, हा हम बोल रहे हैं तो आ रहा है, क्या आ रहा है, आ, तो ये आ यहाँ पे हो गया महा, यहाँ पे आ का प्रयोग हो रहा है और प्लस दो स्वरों के मेल से एक यहाँ पे स्वर आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो महा धन आत्मा, आत्मा यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों आ मिला करके महात्मा बन जा रहा है। यहाँ देखिए महात्मा बन गया, दोनों स्वरों को मिला करके, दोनों स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि सूर्यास्त हुआ, महात्मा हुआ, इस प्रकार के शब्द। अब आइए हम देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, अगर परीक्षा में आता है गिनती आ जाएगी। जैसे कि इसके पहले पूछा भी गया था कि संधि, अभी 2019 में भी आया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 2019 परीक्षा में पूछा गया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो अगर जैसे लिख दिया, ऑप्शन दिया 1, 3, 4, 5, अब क्या पूछा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेद, पांचों का नाम आपको अवश्य आना चाहिए और उसका सूत्र के साथ आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। देखिए इससे परीक्षा में प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं कि संधियां से कोई भी आपको शब्द देगा और उठा करके पूछ दिया कि ये कौन सा शब्द है। जैसे देवालय दे दिया, दिशांतर दे दिया, लघुर्मी दे दिया, फिर इस प्रकार से नरेंद्र दे दिया, कमलेश दे दिया, महोदय दे दिया, परोपकार दे दिया, इस प्रकार से स्वागत दे दिया, मातृच्छा दे दिया। तो ये आपको शब्द देने के बाद ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा ये कौन सा संधि है। तो आप अब यहाँ से आप विशेष रूप से देखते चलिए कि कौन सी संधियाँ हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो हम पहले बता रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है, हर स्वर या दीर्घ, हर स्वर या दीर्घ अ, ई, उ, अ, देखिए अ, ई, उ छोटा ही रहेगा हर स्वर में। अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। जैसे अब देख लीजिए दीर्घ स्वर में क्या होता है कि ये आमने सामने अगर अ आता है, अगर पहले वर्ड में अ है, पहले वर्ड में अगर अ है तो जो दूसरा शब्द है, प्रत्येक जो संधियां होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि ये है दिशा, देशांतर, ये है देशांतर, देशांतर ये संधि है, देशांतर ये संधि है। देशांतर नहीं दोस्तों, दिशांतर रहेगा, दिशांतर ही लिख दीजिए। हाँ, ये दिशांतर संधि है। अब इस दिशांतर संधि को हमको विच्छेद करना है। अगर हम इसको विच्छेद करते हैं, दिशा धन अंतर, दिशा धन अंतर करेंगे, दिशा देख लीजिए, दिशा धन अंतर, दिशा धन अंतर, दिशा धन अंतर हमने कर दिया। अगर इसको आप चाहे न लिखें चाहे ऊपर लिखें, बात बराबर ही है। दिशांतर का हमने संधि विच्छेद कर दिया, दिशा धन अंतर। अब विच्छेद करने के बाद हमको ये देखना है कि दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, जो कि इसमें कहा गया है कि हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः अगर हर्ष या दीर्घ हो, क्रमशः चाहे हर्ष हो चाहे दीर्घ हो, अ, ई, उ,
अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिला करके दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। तो जैसे कि देवालय हो गया, देवालय, या दिशांतर हो गया, दिशांतर में देखिए यहाँ पे क्या आया, दिशा आ गया। यहाँ पे पहले शब्द के अंतिम वर्ण को देखिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को देखेंगे तो यहाँ आ, दिशा आ बोल रहा है। फिर दूसरे शब्द के आदि वर्ण को देखिए, यहाँ पे अ है, अ हुआ। अब दोनों देख रहे हैं दो प्रकार के, आ धन अ। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो दोनों मिला करके दीर्घ स्वर हो जाएगा। दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर आ ई उ, इस प्रकार से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। जो कि हर स्वर अगर है, अगर देखिए एक दीर्घ स्वर है एक हर स्वर है, लेकिन दोनों मिला करके दीर्घ स्वर हो जाएगा। जब दोनों मिला करके दीर्घ स्वर हो जाएगा तो यहाँ पर हमें जो विच्छेद किया गया है इसका संधि दिशांतर, इसका संधि दिशांतर हो गया, दिशांतर, ये दिशांतर हो गया। अब दिशांतर, फिर इसी प्रकार से लघुर्मी, फिर इसी प्रकार से देवालय, 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 देख रहे हैं। अब देवालय का भी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, देवालय का भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देवधन आलय, देवधन आलय हो जाएगा। देव जो पहला शब्द है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह है, वहाँ पे अप आ रहा है। फिर धन आलय, आलय का पहला जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है उसको देखिए, वो क्या पूछ रहा है, वहाँ पे आलय आ रहा है, आलय, आलय और अ, दीर्घ स्वर हर स्वर दोनों मिला करके क्या हो जा रहे हैं, दीर्घ स्वर हो जा रहे हैं। यानी कि आ ई उ का प्रयोग होता है, आ ई उ छोटा नहीं बड़ा वाला उ का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको कोई भी संधि विच्छेद करेंगे, किसी भी संधि विच्छेद करेंगे तो देवधन आलय, देख लीजिए देवधन आलय, देवधन आलय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण हुआ जब हम कहते हैं तो यहाँ पे अ आता है, अ आता है प्लस आ है। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, ये क्या हो गया, अधन आ, अधन आ अगर आ गया तो ये दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। और इसी प्रकार से आगे भी है कि जैसे कि इसमें इसके जगह पे ई है, आगे बड़ी ई है तो दोनों को मिला करके बड़ी ई बन जाएगा। चाहे माने कि हर स्वर रहेगा तो दीर्घ बन जाएगा, और अ ई उ के पश्चात क्रमशः अगर दीर्घ और हर स्वर भी है तो दोनों मिला करके बड़ा ही हो जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आगे गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में क्या है, तो इसी प्रकार से जैसे कि गुण संधि भी है। गुण संधि में क्या कहा गया है, गुण संधि, गुण संधि, इसका पहचान क्या है, गुण संधि का पहचान क्या है, यदि अ और आ के बाद, जैसे कि शुरू वाले अक्षर में, ध्यान दीजिएगा, शुरू वाले अक्षर में जैसे कि मान लीजिए कि नरेंद्र है, नारेंद्र, नारेंद्र, नरेंद्र है। अब अगर इसका परिभाषा देखिए, यदि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद ई उ री आए तो, अ और आ के बाद ई उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र का अगर संधि विच्छेद हम करेंगे तो नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। आइए देखिए, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। अब ये क्या हो गया, बराबर नरेंद्र, बराबर नरेंद्र। अब यहाँ पे देखिए, ये पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में क्या लगा है, आ लगा है। दूसरे शब्द के आदि में, दूसरे शब्द के आदि में
ई का प्रयोग है, ई दूसरे शब्द के प्रयोग में ई का प्रयोग है। तो अ और ई, ये क्या है, नरधन इंद्र। अ यहाँ पे आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है, तो नरधन इंद्र जो कि नरेंद्र होता है। लेकिन इसका परिभाषा देखिए, इसका नियम क्या कहता है। यदि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद अगर ई उ अगर री स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं, जैसे नरेंद्र। अब देखिए हमने क्या कहा कि ओ अ और ई मिलकर के क्या हो जाते हैं, ए ओ अर हो जाते हैं, ए ओ अर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ई है, अगर अ धन ई है तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तब यहाँ पे इसको देखिए, अ धन ई, ए आ रहा है, अ धन ई बराबर ए होता है। तो अ धन ई बराबर इसको जोड़ करके यहाँ पे नर है, तो यहाँ पे ई हटा दीजिए तो ए वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नरेंद्र, नरेंद्र हो जाएगा, नरेंद्र हुआ। ये इस प्रकार से नरेंद्र। फिर जैसे परोपकार, परोपकार, महोदय, महाधन उदय, महाधन उदय, महाधन उदय, महाधन उदय। ये जैसे कि मान लीजिए कि महाधन उदय है, ये महाधन उदय है, इसका संधि विच्छेद हुआ है। लेकिन इसको हम कैसे जोड़ेंगे कि ये संधि हो जाएगा, ये विच्छेद है। लेकिन इसको अगर हमको संधि करना है, माने कि इसको जोड़ना है, अगर जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे कि जिससे कि हमको ये जानकारी भी हो कि ये गुण संधि है। तो आइए देखते हैं। महा आ, यहाँ पे आ का प्रयोग हुआ, प्लस दूसरे, ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण आ है, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, उ। ये क्या है, उ। और आप इसका सूत्र जानते हैं, आ धन उ। अगर आ धन उ है तो ये ओ हो जाता है। आ धन उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। अब जब ओ हो जाता है तो यहाँ पे हमको आ है और उ है, तो दोनों को हटा देना है, अ और उ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा महोदय, महोदय। देख रहे हैं, ये महोदय हो गया। इस प्रकार से गुण संधि, गुण संधि पहचानने का और भी सरल उपाय है, और भी सरल उपाय है। जैसे कि कमलेश हो गया, देख लीजिए, कमलेश, कमलेश, कमलेश हो गया, इधर नरेंद्र हो गया, इधर महोदय हो गया। लेकिन हम इसको और दूसरे ट्रिक से कैसे पहचानेंगे, अगर परीक्षा में इसी प्रकार से, अगर परीक्षा में इसी प्रकार से दे दिया, परीक्षा में इसी प्रकार से लिख के दे दिया कि निम्नलिखित में नरेंद्र, निम्नलिखित में नरेंद्र कौन सा संधि है, निम्नलिखित में नरेंद्र, माने कि ये नरेंद्र कौन सा संधि है, तो ये हम कैसे तुरंत पता कर पाएंगे। आप जानते हैं कि इसको विच्छेद करने के बाद, विच्छेद करने के बाद पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो दोनों को लेने के बाद जब हम उसको जोड़ते हैं, अगर अ धन ई है, अ धन अगर ई है तो क्या हो जाएगा, ए हो गया। अगर अ धन उ है तो ओ हो जाएगा। और इसी प्रकार से, और दूसरा ट्रिक ये है, अगर इस प्रकार से परीक्षा में लिखा हुआ आ गया, जैसे कि आया भी था 2018 में आया था, लिखा था महोदय, महोदय लिखा था, और उसमें जब महोदय लिखा था तो इसको कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि कौन सा संधि होगा, और ऑप्शन दिया था कि क्या कहते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयास संधि। अब ये कैसे हम तुरंत पता कर लेंगे कि क्या है। मान लीजिए हमको नियम नहीं आता है, हमको नियम नहीं आता है, और इसको हमें परीक्षा में आप बैठते हैं
तो 1 मिनट से कम ही एक प्रश्न का उत्तर देने में समय लगना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन हल करना है, तो इस प्रकार से समय कितना लगेगा। तो देख लीजिए, अगर ऐसा कहीं भी शब्द मिले, नरेंद्र, कमलेश, महोदय आदि और भी शब्द हैं, परोपकार, हो गए, अगर ऐसे शब्द मिल जाएं परीक्षा में, अगर ऊपर शिरोरेखा के ऊपर एक हुंडी, शिरोरेखा के ऊपर नरेंद्र, शिरोरेखा के ऊपर अगर एक हुंडी अगर आ रहा है किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर सिर्फ एक हुंडी आता है, तो आप स्वयं एकदम कन्फर्म हो जाइए कि ये गुण संधि है। हाँ भाई, मैं बता रहा हूं कि अगर शिरोरेखा के ऊपर किसी शब्द के ऊपर अगर सिर्फ एक हुंडी है तो सिर्फ गुण संधि होता है, सिर्फ गुण संधि होता है। ध्यान रखिएगा, हम आगे और आपको बता रहे हैं। अब आगे हम बताएंगे आपको तीसरा नंबर पे क्या है। तीसरे नंबर पर आता है, पहला हो गया आपका दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ये तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, जहां पर अ या आ के बाद, ए या ए आए तो, जैसे कहते हैं ना ए, अगर ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से जो बनता है ए ऐ, अगर अ के आगे ए आया है, अ के आगे ऐ आया है, तो वो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ध्यान में रखिएगा। तथा अ और आ के पश्चात औ या ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ बन जाता है। क्या बन जाता है, दोनों के मेल से औ बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सदैव, ये सदैव आया। अब इसमें क्या देखना है कि सदैव क्या है, इसका उत्तर क्या था कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ जो वो औ हो जाता है, ऐ जो है औ हो जाता है। तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ होता है। जैसे सदैव देख रहे हैं, ये है सदैव, और सदैव को अब इसको विच्छेद करना है, सदा धन एव। अब यहाँ पे देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अब इसको हम यहाँ पे लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए सदा आ है जो कि परिभाषा में दिया गया है आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ए जो होता है ओ हो जाता है। देखिए ओ हो जाता है। यहाँ पे पहले शब्द के इसको विच्छेद किया गया, विच्छेद करने के बाद पहले विच्छेद का पहले का अंतिम वर्ण आ आता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए आता है, ए देख रहे हैं। अब दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो आ और अगर ए आता है ए, तो इसको जोड़ करके क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा।
आ धन ए बराबर अव, अव हो गया। तो यहाँ पे देखिए सदैव, सदैव है। तो इस प्रकार से उसको जोड़ करके बनाना है कि ये किस प्रकार से ये परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित वाले भाग को ही देखना है। जैसे है एका एक, एका एक, एका धन एक, एका एक। अब इसको जोड़ना है, एका एक को क्या करना है, एका एक, एका एक, एका एक को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए एक आ गया, यहाँ पे ए है प्लस ए अधन ए, जो कि इस सूत्र का नियम है कि जहाँ पर अ या आ आए और उसके बाद में ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आया, दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण ए आया, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, अ धन ऐ बराबर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर एका धन एक, एका धन एक क्या हो जाएगा, एकाएक, एकाएक हो गया। देख रहे हैं। इसी प्रकार से जितना भी संधि में अगर शब्द आता रहे उसको तोड़ करके आप उसका निकाल सकते हैं, और उसका फार्मूला ध्यान में रखते हुए उसको आप संधि कर सकते हैं, संधि का विच्छेद कर सकते हैं, और इसको पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द कौन सा संधि है। अब आइए दूसरा फार्मूला इसी में है कि जैसे दूसरा फार्मूला परीक्षा में अगर आता है, जैसे परीक्षा में आया भी है, कितनी बार आता है, अगर परीक्षा में दे दिया कि एकाएक, एकाएक, एकाएक कौन सा संधि है, तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि जिस प्रकार से गुण संधि का, गुण संधि में जिस प्रकार से गुण संधि, गुण संधि क्या है, देख लीजिए उदाहरण नरेंद्र, एक गुण संधि क्या है, नरेंद्र, नरेंद्र। यहाँ पे इस शब्द के ऊपर एक हुंडी है, एक हुंडी है। अगर एक हुंडी वाला शब्द आए तो दीर्घ संधि गुण संधि होता है। अगर दो हुंडी वाला शब्द आ जाए, दो हुंडी वाला, इसके सिरो रेखा के ऊपर देखिए दो हुंडी है, अगर किसी शब्द के ऊपर दो हुंडी है, किसी भी शब्द के ऊपर दो हुंडी है, तो वो क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि। ध्यान में रखिएगा। इससे आपको ये जानकारी होगी, जैसे कि हमने बताया कि ये गुण संधि, ये क्या है, वृद्ध संधि। तो गुण संधि को आप ध्यान में रखते हुए कि गुण संधि में किसी भी शब्द के ऊपर एक हुंडी रहता है, और वृद्ध संधि में किसी भी शब्द के ऊपर दो हुंडी होता है। तो इससे आप तुरंत ही परीक्षा में बैठ करके तुरंत हल कर सकते हैं कि ये कौन सा संधि है। उस संधि को ध्यान में रखते हुए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। परीक्षा में आपको कोई दिक्कत, कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। अब आगे आते हैं हम यड़ संधि। चौथा है यड़ संधि। ये यड़ संधि है, यड़ संधि। अब यड़ संधि का सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा किस प्रकार से है और इसका नियम कैसा है। अगर नियम हमको जानकारी रहेगी तो हम किसी भी माने कि संधि विच्छेद करने में हम समर्थ होंगे। अगर नियम हमको ध्यान में नहीं है तब उस समय कभी कभी ट्रिक भी काम आ जाता है, लेकिन ट्रिक तभी काम ज़्यादा करके आता है जब अगर हमको नियम अच्छी तरह से याद हो। तो आइए हम यड़ संधि के बारे में बात करते हैं। यड़ संधि, यड़ संधि क्या है, यदि ई उ उ, यदि इसका नियम सुन लीजिए, इसका नियम क्या है, यदि ई उ उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, यदि ई उ उ और री, यदि ई उ उ री, देख रहे हैं, यदि पहले शब्द में
अगर पहले शब्द में ई उ री, अगर ए आए, ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, री के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो क्या होगा? भिन्न स्वर अगर आए तो ई क्या या हो जाएगा। कोई भी भिन्न स्वर आ गया तो अगर कोई भी स्वर में से, जितने भी स्वर हैं सभी स्वर में से कोई भी स्वर इनको छोड़ करके, ई उ री, ये पांचों को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर अगर आता है तो ई का या हो जाता है, ऊ का व हो जाता है। क्या समझ में आ रहे हैं ना कि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई क्या य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। देख रहे हैं? इस प्रकार से ऐसे इसका नियम है। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र हो जाता है। जैसे क्या है? अत्यधिक, जैसे देख लीजिए इसका उदाहरण है अत्यधिक, ये संधि है। अगर ये परीक्षा में पूछ दिया कि अत्यधिक कौन सा संधि है तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, या कैसे हम पता कर पाएंगे कि कौन सी संधि है अत्यधिक? ये कौन सी संधि है जिसका हम तुरंत ही बिना दिक्कत का तुरंत हम इसको हल कर सकते हैं? जैसे कि दूसरा भी शब्द है स्वागत। अगर ये भी परीक्षा में आ गया कि स्वागत कौन सी संधि है तो इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं कि ये यड़ संधि ही है, अब यहाँ पे देख लीजिए न्यून, ये भी अगर आ गया तो न्यून कौन सी संधि है तो इसको हम कैसे भी किस प्रकार से हल कर सकते हैं? तो इसका फिर से एक बार आप इसका नियम देख लीजिए। यदि ई उ री के बाद, यदि ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र हो जाता है, यही चीज हमको देखना है। अत्यधिक जैसे लिखा गया है अत्यधिक, इसका सबसे पहले हम इसका विच्छेद करते हैं। विच्छेद जब करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अति धन अधिक, अति धन अधिक। अब यहाँ पे देखिए कि इसको देखिएगा, ई यहाँ पे ई है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण को देखिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण पे देखिए कि कौन सा स्वर है। यहाँ पे ई है, अब इसके सामने वाले शब्द के ऊपर कोई भी स्वर हो तो यहाँ पे क्या है? अ है। यहाँ पे क्या है? अ है। तो जो बताया गया है पहले ही, अगर ई के आगे कोई भी स्वर आता है तो ई का य हो जाता है, ई का य हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अत्य। ये त था पहले, यहाँ पे पहले त था, और जब ई और अ मिलकर के य बन गए, तो यहाँ पे य हो गया और ये हो गया अत्यधिक हो गया। अब आगे हमें देखते हैं स्वागत क्या है? सुधन आगत। इसको हम संधि विच्छेद कर दिए हैं, सुधन आगत और सुआगत। सुधन आगत, इसमें हम वही नियम ई मिलाए हैं, और कोई भी सामने वाला कोई भी स्वर आ गया तो यह हो गया। उ के आगे कोई भी स्वर आ गया तो ओ क्या हो गया? वह हो गया। री के आगे कोई भी स्वर आ जाएगा तो ओ र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊ है। क्या है? ऊ। अगर यहाँ पे ऊ है, क्या है? ऊ छोटा ऊ। अगर ऊ है
तो देख लीजिए ऊ। अब यहाँ पे क्या है, आ है, आ। अब दोनों को जोड़ देंगे, ऊ धन आ, तो ऊ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है ऊ। ऊ के आगे कोई भी स्वर दूसरा आ गया दूसरे शब्द में, ये दूसरे शब्द का पहला, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ड, ये इस शब्द का अंतिम वर्ड, तो सु ऊ प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, ऊ, और इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, आ। ऊ धन आ बराबर क्या हो गया, व। देख लीजिए व। अब ये क्या हो गया, स्वागत, यहाँ पे वह हो गया, जो कि यहाँ पे सु क्या हो गया, वह, स्वागत, क्या हो गया, स्वागत। अब इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं न्यून को, न्यून। अब न्यून जो है, न्यून अगर कहीं पर लिख के आ गया न्यून, तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी संधि है न्यून। तो न्यून कौन सी संधि है, इसको हमको देखना है कि न्यून कौन सा संधि है। तो इसको आइए देखते हैं, नी धन यून, नी धन उन, नी धन उन, निधन उ, यहाँ पे का क्या हो गया, ई हो गया, फार्मूला यही रहेगा, ई हो गया प्लस उ है, क्या है, उ है, देख रहे हैं, ई धन उ। जब ई धन उ है तो ई और उ जोड़ने पे क्या होगा, वह होगा, वह, नहीं सॉरी दोस्तों, ई है, ई है, ई धन उ है, ई और उ को मिला करके क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यहाँ पे यह हो गया, तो जिससे क्या हो गया, न्यून हो गया, ये न्यून। इस प्रकार से आप संधि को बहुत आराम से हल कर सकते हैं, और अगर परीक्षा में पूछ देता है नियम के अनुसार इसको आप देख भी सकते हैं कि कौन सा संधि है, कौन सा नहीं है, ये किस नियम के अनुसार बनता है, किसके अनुसार ये नहीं बनता है। ये आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। ध्यान इसलिए देना होगा कि परीक्षा में जिससे कि आपका गलत भी न हो और आप जो भी परीक्षा में हल कर रहे हैं वो सही हो जाए। अब आते हैं हम पांचवा है अयादि, अयादि। अभी हम क्या बता रहे थे, यड़ संधि, और पांचवा क्या है, अयादि संधि, अयादि संधि, ये अयादि संधि हो गया, ये पांचवा है अयादि संधि, अयादि संधि। आइए इसको देखिए, अयादि संधि में क्या है, यदि ए ऐ ओ औ, देख लीजिए, ए ऐ ओ औ, यदि ए ऐ ओ औ, देख रहे हैं, यदि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो, दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ, ए का ऐ, ए का ऐ, ध्यान दीजिएगा। अगर इस सूत्र अगर आपको याद रहेगा, सूत्र अगर याद है तो आप उसको बेखूबी उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ए का ऐ का आय, ए ऐ है, इसका क्या हो जाएगा, आय, देखिएगा, आय, ए का ऐ का आय, ऐ का, ए का ऐ का आय। अब क्या देखना है, अब ये हमको ये देखना है, ओ का औ का आओ, अव, आ व, आ व, ये हो गया, ये इसका फार्मूला है। अगर संधि विच्छेद करते समय किसी शब्द के शुरू में, पहले शब्द में अगर ए है तो ऐ हो जाएगा, और ओ है
तो औ हो जाएगा, औ है तो आओ हो जाएगा। इसका पूरा फिर से देख लीजिए। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नयन, जैसे नयन, नयन हो गया। जैसे पवन, नयन, पवन। इस प्रकार के शब्द अगर आपके सामने आते हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि नायिका हो गई, नायिका, नायिका, नायिका देख रहे हैं। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे नयन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं नयन, नयन। इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ने धन अन, ने धन अन, ने धन अन। अब ने धन अन इसको देखना है कि इसमें नयन में ने धन आ रहा है, ने धन अन। परीक्षा में पूछ देता है कि ने धन अन कौन सा संधि है, तो इसको आप फार्मूला के अनुसार, फार्मूला अगर आपको जानकारी में है तो फार्मूला के अनुसार, जैसे बहुत से परीक्षाओं में संधि पूछता है, इस प्रकार से घुमा के पूछता है कि हमको उसमें ध्यान पढ़े हैं फिर भी हमको ध्यान में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि हम भूल जाते हैं, उसका विस्तारित रूप से अगर उसको जानकारी है हमको तो हम उसको हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नयन, न, यहाँ पे क्या है, ए है। ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, सूत्र में क्या है, ए, यहाँ पे ए हो गया, धन यहाँ पे अ हो गया, ए धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आय, बराबर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय। जब ए आय हो गया तो देखिए नयन, आय, आय इसमें बोल रहा है, आय, पढ़ के देख लीजिए, नयन, नयन, आय आ रहा है, तो ये आपका नयन हो गया, नयन। अब आप इसको देखिए पवन, पवन को देख लीजिए, फार्मूला यही रहेगा। फार्मूला पे आपको विशेष ध्यान देना है कि फार्मूला है क्या, फार्मूला क्या है। अब आपको देखना है पवन, पवन, पोधन अन, पोधन अन। आइए देखते हैं, पोधन अन, पोधन अन। अब यहाँ पे देखिए ओ है, मात्रा ए वाला है, ओ, ओ, फिर धन अ लिखा गया है, अ, ओ है, ओ धन अ। अगर ओ धन अ है तो क्या हो जाएगा, बराबर अव, ये क्या हो जाएगा, अव। तो क्या हो गया, ये है पो है ना, पो से क्या हो गया, अव। अब क्या हो गया, पवन, पवन। ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार से नायिका है, नायिका, फिर इसी प्रकार से शयन, इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या है, इसका किस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं, किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि जिससे आने वाले समय में कोई भी परीक्षा आ जाए तो उस परीक्षा में आपको कोई भी डर न रहे कि हमको तो आता है। अगर आता है तो उसको सही ढंग से हल कीजिए कि अगर परीक्षा में आ जाए कि संधि कितने प्रकार का होता है, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अगर पूछ दिया कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पांचों का नाम अगर पूछ दिया, अगर लिख दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऐसा लिख दिया कि ये स्वर संधियां हैं कितने प्रकार की होती हैं, 2, 3, 5 या 4, तो आप कितना बताएंगे, 5। और इसी प्रकार से आप, ये प्रश्न आता रहता है। अगर परीक्षा में दे दिया सदैव, सदैव आपको हम कह रहे हैं सदैव कौन सा संधि विच्छेद है, कौन सा संधि है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सदैव, सदैव कौन सा संधि है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। और दोस्तों अगला क्लास हम आपके लिए लाएंगे कारक, कारक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारक में ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है कि जानते हुए भी हम नहीं जानते हैं, ऐसा लगता है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सब क्लास में हमारे
रोज़ शाम को 6 बजे बने रहिएगा, क्योंकि हमारा जो भी क्लास चलता है 6 बजे शाम और 6 बजे सुबह चलता है, रोज़ चलता है। आप लोग निःशुल्क शिक्षा में आप और भी लोगों को शेयर कीजिए कि 6 बजे लाइव क्लास कीजिए। नमस्कार दोस्तों।